जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लास के अंदर। लिमिट एवं कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीमा एवं सातत्य। तो आ जाइए, ज्वाइन करिए, करते हैं चर्चा, पढ़ते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव लाइव क्लास में। तो स्वागत है लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। हाउ टू प्रूव, हाउ टू राइट, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू राइट, है ना। डिस्क्रिप्टिव है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे प्रूफ करना है, कहाँ क्या लिखना है। तो क्या लिखना है ये चीज हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में हम बस सवाल को कैसे ना कैसे करके ये इन प्रकेंड करके सवाल को हल करना, यही हमारा काम होता था। अब सवाल को हल करना तो इम्पोर्टेंट है ही, सवाल को हल करना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो जो हल है उसे प्रॉपरली लिखना भी इम्पोर्टेंट है। अब दो चीजें महत्वपूर्ण होगी। पहले सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण थी कि ये इन प्रकेंड करके कैसे भी करके आप सवाल को हल कर लो, उत्तर तक पहुंच जाओ। सिर्फ उत्तर तक पहुंचना ही काफी था। अब उत्तर तक पहुंचना तो वो तो है ही, लेकिन उसे लिखना भी है। उस चीज को वापस से आपको प्रॉपर वे में लिखना भी है कि आप उसे कैसे लिखेंगे। तो हाउ टू राइट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट। हाँ, आवाज मेरी सही है। जिसको अगर आपको किसी को भी साउंड इको हो रहा है ना, तो वो क्लास को रीज्वाइन कर ले, क्लास को वापस रीज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर किसी को साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, मेरा साउंड सही है, आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो रीज्वाइन कर ले, क्लास को छोड़कर वापस ज्वाइन करो। आइंदा भी कभी भी ऐसा हो, आपको साउंड दोबारा सुनाई दे रहा हो, दो साउंड आ रहे हो, तो क्लास को रीज्वाइन, हर स्टूडेंट सुन ले कि जब भी क्लास में ऐसा हो, आपको लगे तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, वापस क्लास को छोड़िए, रीज्वाइन करिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का, आ जाइए। तो करते हैं शुरू। हमारी ये पहली फर्स्ट क्लास है तो बड़ी शानदार रहने वाली है, मस्त रहने वाली है, मजा आने वाला है, और हमारे लिए भी ये पहला अनुभव है। तो पूरी मेहनत, पूरा प्रयास, पूरी शिद्दत के साथ में डिस्क्रिप्टिव जो क्लास है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जैसे मैंने बताया, ये यूं मानिए कि भारत में पहली बार ऐसी चीजें शुरू हो रही है। हाँ, होने वाला टाइम में, आने वाला टाइम तो पूरा भारत का होगा, सारे भारत में ये चीज आ जाएगी। हरियाणा में आया, फिर यूपी में आया, अब निश्चित तौर पे अगले एक साल में मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इनमें तो आ ही गया है। अब धीरे धीरे पूरे भारत में ये चीज फैल जाएगी। तो अंततः तो डिस्क्रिप्टिव ही जाना है। तो ये नए एक एरा की, एक नए युग की शुरुआत है। तो चलिए, तो अच्छी बात है, डिस्क्रिप्टिव होता हम हमेशा सम्मान करते हैं कि ये चीज बहुत बढ़िया हुई, क्योंकि अब मैथ सीखने का मौका मिलेगा। अब आपको मैथ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ बहुत ज्यादा करते हैं। जुगाड़ करके कैसे ना कैसे उत्तर पे पहुंचना आपका मकसद होता है। आप टाइम बचाना चाहते हैं, इसलिए आप आनंद फानन में सवालों को करते हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई आनंद फानन नहीं है, पर्याप्त समय मिलेगा, सवालों की संख्या बहुत कम होगी। यूं याद करिए कि जब आप पहले जब पेपर देते थे ऑब्जेक्टिव, तो आप 150 क्वेश्चन करते थे, और वो भी 2 ढाई घंटे 3 घंटे के फ्रेम में। अब आप 3 घंटे के फ्रेम में 20 सवाल करेंगे या 15 सवाल करेंगे, तो टाइम तो आपको खूब मिलने वाला है, अच्छा खासा समय आपको मिलने वाला है। बस आपको सवाल आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया चीज होने वाली है, मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव और सब डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सब अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप की ही तैयारी करते थे, है ना। अब आप लोगों का भी परीक्षा चेंज हुआ है तो ये हुआ है, और आपकी भी कई परीक्षाएं अभी भी ऑब्जेक्टिव ही चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो है, जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल यही फर्क है। एक्चुअली ये एक फर्क है, एक फर्क तो ये है कि ऑप्शन हटा दिए गए, बस एक बेसिक फर्क। ये सवाल नहीं बदल सकते, सवाल बदल भी नहीं सकते, क्योंकि सवाल तो सवाल है, वो ना तो कभी ऑब्जेक्टिव के लिए बने थे, ना कभी सब्जेक्टिव के लिए बने थे। रिपीट करूं, सवाल सवाल है, वो ना तो ऑब्जेक्टिव के लिए कभी बने थे, ना कभी सब्जेक्टिव के लिए बने थे। इसका एक आंसर आने वाला है, उसके 4 ऑप्शन बना दिए, ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑप्शन हटा दो, ये सब्जेक्टिव हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में एक बेसिक डिफरेंस तो ये होता है। पहला डिफरेंस, पहला मेन डिफरेंस तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन दे देता है। पहले मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पे इस बात को अच्छे से गौर से सुन लेना। कई लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्टिव पता नहीं क्या होता है, सब्जेक्टिव कुछ और ही होता है। नहीं भैया, सवाल सवाल होते हैं, गणित गणित होती है। गणित ना तो कभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी, और गणित ना कभी सब्जेक्टिव के लिए बनी थी। गणित गणित था, सवाल सवाल होते थे। उनमें आपका आंसर 5 आने वाला है, आपने एक ऑप्शन 5 बना दिया, एक 6 बना दिया, एक 7 बना दिया, एक 8 बना दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और आपने ऑप्शंस नहीं लिखे, ये सब्जेक्टिव हो गया। तो ये बेसिक अंतर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पहला होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि इन्हीं 4 में से कोई ना कोई आएगा, तो आप अपना प्रयास करते हैं
और कोशिश करते रहते हैं कि इन 4 में से कोई ना कोई के करीब पहुंच जाए। एक ऑब्जेक्टिव में आपका टारगेट होता है, आपको आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई देखता नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपने 48 उत्तर दे दिया, कोई आपसे नहीं पूछेगा 48 कहां से आया, कैसे आया, किस तरीके से निकाला। तो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछा जाता, सब्जेक्टिव में ये चीज ऐड होगी। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 48 कैसे आया, और उसको लिख के दिखाओ, उसको करके बताओ। तो ये दो मेन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो मैंने क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्टिव में कोई ऑप्शन नहीं होते। और दूसरा जो अंतर है वो है लिखने का। आपका जो भी उत्तर है आपको बिल्कुल वेल रिटन तरीके से बताना है कि ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया और किन तर्कों पे आया। तो आपको डिटेल में वो तर्क बताने, ये डिफरेंस है। आगे बढ़े तो इसमें इस वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कंसेप्ट क्लियरिटी। इसमें आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा ऑब्जेक्टिव में क्या था, आपने बी आंसर दे दिया, बी आंसर दे दिया। अब यही चेक होता था कि वो सही है कि वो गलत है, कोई सही है या गलत है। कोई आपसे ये नहीं पूछता था अगर बी सही है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भैया तूने बी कैसे दिया, बी कहां से आया। आपने कहा कि मुझे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, मुझे लगा बी आना चाहिए, मैंने टिक मारा, सही भी हो गया। ये काम सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसका एक बड़ा कारण और भी है। जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते थे तो बहुत सारे सवाल होते थे, सब्जेक्टिव पेपर में गिने चुने सवाल आएंगे, यानी हर टॉपिक से तकरीबन तकरीबन हर टॉपिक से एक ही सवाल मान सकते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक सवाल, आउकलन एक सवाल, हर टॉपिक से सिर्फ एक सवाल आएगा। तो ना उम्मीद है कि वो बढ़िया सवाल ही होगा, क्योंकि आप पूरे टॉपिक में से एक सवाल चूज कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल। पहले तो क्या होता था, एक टॉपिक से 5-5 सवाल भी आ रहे हैं, 6-6 भी आ रहे हैं, तो है ना, उनमें से चुना जा रहा था। 6-6 सवाल चुन रहे तो कहीं ना कहीं कुछ घटिया भी हो गए, कुछ बढ़िया भी हो गए। अब आप एक ही सवाल आपको चुनना है, तो ऑब्वियसली बात आप बहुत अच्छा सा सवाल चुन के लिखेंगे। तो उस अच्छे से सवाल को आपने उत्तर तो आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या है, कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आपको सारा सवाल दिखना भी चाहिए, क्योंकि सारा सवाल आपको लिखना भी है। सिर्फ ये हो गया कि ऐसे ऐसे कर दूंगा और उत्तर आ गया, ये नहीं चलेगा। आपको सारी बातें बतानी होंगी कि ये आपने क्यों किया, और ये आपने क्यों किया, ये आपने क्यों किया, और ये आपने क्यों किया। तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव में एक चीज क्लियर है कि आपको ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने होते, और पढ़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा टॉपिक पढ़ोगे आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा। तो आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए 20 का एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप 20 टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे बेहतर है 10 या 12 पढ़ लो, लेकिन सबके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने 12 थोड़े 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 पढ़े, वो सारे बेकार है। इससे बेहतर है 8 छोड़ के 12 पढ़ लो, लेकिन जो 12 पढ़े हैं उनके हर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि कैसा भी सवाल आए, देखो बढ़िया सवाल ही आएगा। हर टॉपिक से आपको उम्दा सवाल ही मिलेगा, शानदार सवाल ही छांट के वो डालेगा। घटिया सवाल बिल्कुल भी नहीं चुनेगा। एक सवाल ही तो चुनना है यार, एक सवाल को ऐसा वैसा ऐरा गैरा थोड़ी चुनेगा। हर टॉपिक से एक सवाल सुनना है, तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत सवाल, चमत्कारी सवाल, या यूं बोलिए सरल भाषा में बोलूं, एक खतरनाक सवाल, है ना, एक जहर सवाल जो है वो चुनेगा आप लोगों के लिए कि ये जहर है, इस टॉपिक का यही जहर है, ये लो इसे करो। तो बढ़िया सवाल की उम्मीद हम करेंगे, इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कम पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जिनके कंसेप्ट आप क्लियर कर सको। कंसेप्ट में किंतु परंतु रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, वो टॉपिक पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगला जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग सबसे कमाल है। आप समझ सकते हैं कि 10 में से 9 नंबर और 10 में से 10 नंबर में क्या अंतर होता है। 10 में से 9 नंबर, 10 में से 10 नंबर का क्या फर्क होता है। एक बेसिक फर्क होता है, आप कैसे लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, आप कहां पर क्या लिखते हैं, आप डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप उसमें कितनी अच्छे से डिटेल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख लो, जैसे मैं स्लाइड लाता हूँ, है ना, और भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे। मेरी स्लाइड पे मैं घंटों मेहनत करता हूँ, क्या लिखना है, इस पेज के बाद में ये स्लाइड कैसी आएगी, उसके बाद में ये स्लाइड कैसी आएगी, क्वेश्चंस क्या आएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं जाके, उसका फर्क आपको क्लास में भी दिखता है ना, एक बेसिक फर्क है। बाकी और भी लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी लोगों जो पढ़ाते हैं या जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बीच में उनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। जो घंटों भर की पीछे की मेहनत है वो साफ दिखती है कि हाँ भाई, एक एक चीज को चुन चुन के लाया गया, हर चीज को सोच समझ के लाया गया। तो ये बड़ा फर्क डालता है। इसी प्रकार आर्ट ऑफ राइटिंग होती है। चीजें तो सबको वो निकालनी आती होगी, कौन उसको कितना खूबसूरत तरीके से लिख सकता है। किसको लिखने का और खूबसूरती सबको पसंद है, सुंदरता सबको पसंद है। कोई भी आदमी इस बात पे डिसएग्री नहीं हो सकता कि मुझे सुंदरता पसंद नहीं है, मुझे तो कचरा चाहिए, मुझे तो पूरा घर बिखरा हुआ चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो आर्ट ऑफ राइटिंग का मतलब है सुंदर तरीके से और बड़े तार्किक तरीके से हर बात को लिखना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करना है, आर्ट ऑफ राइटिंग करनी है।
अब मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इन डिस्क्रिप्टिव क्लास में, वो सारे के सारे खतरनाक सवाल होंगे, क्योंकि बाकी सारे सवाल तो हम पहले ऑलरेडी हमारी थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल किए हैं, तो थ्योरी के रिलेटेड जो भी सवाल थे वो सारे तो हो चुके हैं, ठीक ठाक सवाल भी हो चुके हैं। लेकिन जो ना जहर वाले सवाल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भैया एकदम खतरनाक ऐसा सवाल की जिससे पेपर वाला उसके ऊपर ना जा सके, पेपर वाला उस लेवल को पार ना कर सके, उससे नीचे रह जाए लेकिन पार ना करे। एग्जाम में जाने के बाद में आप कभी मुझे आके ये ना कहो कि सर आपसे भी जहर सवाल परीक्षा में थे, नहीं, मेरे से नीचे ही थे, मेरे से ऊपर एक नहीं था। इस टाइप के जो सवाल है वो मैं छांट के लाऊंगा, खतरनाक से खतरनाक सवाल, क्योंकि बेसिक सवाल और मीडियोकर सवाल वो हम लोगों ने थ्योरी के साथ करे हुए हैं। आप थ्योरी लेक्चर देख रहे होंगे, प्रैक्टिस लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनमें वो सारी चीजें की हुई है और अच्छे से अच्छे सवाल उनमें किए हुए हैं। लेकिन अब उनसे भी अच्छे सवाल, उनमें से भी ऐसे सवाल जो एक टॉपिक पे एक बढ़िया सवाल, इस टाइप के जो सवाल है ना कि पूरे टॉपिक में से एक सवाल आए और खून खराबा वाला सवाल आए, ऐसा सवाल अब यहाँ पे हमारे लिए रहेंगे और खतरनाक सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, पढ़ने का जो प्लान रहेगा उसे ध्यान रखिएगा। प्लान सिंपल होता है वैसे, है ना, सिलेक्शन का प्लान एकदम सिंपल होता है। आप लोग सब ऑलरेडी जिनमें से जो एलटी ग्रेड वाले स्टूडेंट है वो ऑलरेडी एलटी ग्रेड प्री पास किए हुए हैं, तो ये मान के चलते कि अगर आपने प्री पास किया तो पढ़े लिखे तो हो ही, समझदार हो ही, सारी चीजें क्लियर करके आई हो। बाकी केवीएस वाले हैं ये लोग भी वो है जो प्री पास करके आए हैं, तो प्री पास करके आए मतलब समझदार हो। अब ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र आपके पास है, क्योंकि अगर आप मेंस में हैं तो निश्चित तौर पे आप प्री पास करके आए हैं, समझदार हुए बिना प्री पास नहीं होने वाला था, तो आप समझदार हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद में टेस्ट दीजिए, खूब सारे टेस्ट दीजिए। थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट, होता यही सर्कल है। लेकिन होता क्या है, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी जब पढ़ेंगे आपको सवालों की जरूरत होगी, थ्योरी पढ़ते आपको मन करता है क्यों नहीं मैं सवाल निकालूं, तो प्रैक्टिस की इच्छा होती है। प्रैक्टिस करते हो, जब पेन अटक जाता है तो आपको थ्योरी याद आती है कि अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब थ्योरी में कमजोरी है। फिर आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर वापस से प्रैक्टिस करते हैं, फिर वापस से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते करते लगता है कि यार अब तो आने लग गया, चलो टेस्ट देते हैं। टेस्ट देते हैं, वहां नंबर गड़बड़ होते हैं, वहां गड़बड़ होते हैं, तो फिर होता है कि यार चलो वापस प्रैक्टिस करके आते हैं, नहीं चलो वापस थ्योरी पढ़ के आते हैं। तो ये चक्कर कई है, ये तीन चीजें हैं, यही कम चमत्कार है। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगी, एक दूसरे को बैलेंस करेगी, ये थ्योरी कमजोर रह जाएगी, प्रैक्टिस और टेस्ट आपको बता देंगे थ्योरी कमजोर है, तो आपको वापस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी जैसे ही प्रैक्टिस कमजोर होगी तो टेस्ट बता देंगे। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए तीनों चीजें, तीनों चीजें जब बैलेंस में आ जाएगी, तीनों थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट आपके तीनों काम करने लग जाएंगे, मतलब सिलेक्शन आ गया। हर टॉपिक में ये तीनों चीजें जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगी, थ्योरी इतनी शानदार कि अब और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई किंतु परंतु खत्म नहीं है। प्रैक्टिस जैसा भी सवाल आ रहा है सारे आ रहे हैं, टेस्ट नंबर शानदार आने लग गए, तीनों चीजें मैच करके तीनों एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तीनों में एक्सीलेंट मार दिया आपने, समझ लो टॉपिक शानदार और क्लियर, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद में आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो लिमिट है। मैं ज्यादा इसके बारे में थ्योरी वोरी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ थोड़ा सा जरूर जिक्र जरूर करूंगा, थोड़ा थोड़ा जिक्र जो है ना वो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, टॉपिकों के बारे में बता दूं, टॉपिकों के बारे में चुनाव के लिए मैंने तय जो किया है, मैंने कहा वो टॉपिक मैं पहले रखूंगा जिसपे मुझे गारंटी हो, जिसपे मैं श्योर हूं कि पेपर में इन पे से सवाल जरूर आएगा। क्योंकि अब 15 आएंगे या 20 सवाल आएंगे तो ऑब्वियसली बात है गिने चुने टॉपिक से सवाल आएंगे, क्योंकि टॉपिक इतने ज्यादा हैं कि आप एक टॉपिक से एक सवाल भी उठाएंगे तो टॉपिक ज्यादा है और सवाल कम है। तो और कई टॉपिक से दो सवाल भी जाएंगे, दो जाएंगे तो और भी टॉपिकों से कम सवाल आएंगे, कई टॉपिकों के तो हाथ भी नहीं लगाएगा बंदा और कई टॉपिकों के पक्का हाथ लगाएगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया मैं अगर पेपर बनाता तो मैं किन किन टॉपिकों से सवाल डालता, तो एक सवाल तो मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी का पक्का डालता। और इसको प्रमाणित करने के लिए आप किसी भी परीक्षा को, पुरानी परीक्षा को उठा के देख सकते हो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का एक सवाल बंदा जरूर डालेगा। अवकलन पे थोड़ा किंतु परंतु है कि यार अवकलन सबको आता है, क्या सवाल डाले, तो शायद अवकलन पे ना डाले, है ना। लेकिन अच्छा 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में पक्का सवाल डालेगा, सबको पसंद है। ग्रुप थ्योरी सबको पसंद है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पसंद है। तो ये जो सबको पसंद है, चाहे पेपर अमित जी बनाए और चाहे सुमित जी बनाए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सबको पसंद है, और सबको पसंद है मतलब पेपर में सवाल आएगा। तो पहले उन टॉपिकों को आगे रखेंगे जिनमें से पक्का है कि सवाल आएगा ही आएगा, उन टॉपिकों को आगे रखेंगे, और जिनमें शक है किंतु परंतु है कि भैया क्या पता देगा नहीं देगा, उनको पीछे रखेंगे। करेंगे तो उनको भी, लेकिन पहले इनको रखेंगे, बाद में उनको करेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक टॉपिक है जो शायद प्रायोरिटी में हमेशा सबसे ऊपर रहता है, कि लोगों को सबको पसंद है कि हाँ यार सवाल तो आता है इसमें, क्योंकि शानदार टॉपिक है, कमाल का टॉपिक है। चलिए लिमिट की बात करते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब सीधा सीधा ये होता है पड़ोस में क्या हो रहा है,
किसी फलन के किसी बिंदु के पड़ोस में क्या हो रहा है। आप इस ऐसे लिखते हैं ये फलन है, मैं ए के पड़ोस में जानना चाहता हूं। ए के पड़ोस का मतलब ए के लेफ्ट साइड में और ए के राइट साइड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर दोनों साइड में ए के दाईं तरफ और ए के बाईं तरफ अगर एक ही मान चल रहा है या एक ही मान को अप्रोच हो रहा है तो उसे लिमिट कहते हैं एल। डेफिनेशन भी यही कहती है कि भैया एफ एक्स बराबर एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब हुआ कि अगर मैं फलन के पड़ोस में चलता हूं, पड़ोस में जाता हूं, तो मेरा फलन एल की तरफ कूच करेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये एक्स बराबर ए है, फलन आ रहा है, फलन इधर से भी आ रहा है, और जो आपका x बराबर a के पड़ोस में आपने जो मान प्राप्त किया है उसे लिमिट कहते हैं, इसे लिमिट कहते हैं। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, सरल 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 नाइबरहुड। ये नाइबरहुड का आइडिया है, पड़ोसियों का आइडिया है। एक होता है मान, मान का मतलब होता है सीधा आप ये जानना चाहते हैं दो पे क्या हो रहा है। एक आप ये जानना चाहते हैं कि दो के पास में क्या हो रहा है, तो लिमिट का मतलब है दो के पास में होना, दो के आगे या पीछे क्या हो रहा है। एक है दो पे क्या हो रहा है, तो जिसे दो पे क्या हो रहा है ये फलन का मान कहलाता है। दो के पास में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, नियर बाय क्या हो रहा है, नाइबरहुड में क्या हो रहा है, सामीप्य या प्रतिवेश में क्या हो रहा है, इसी का नाम है लिमिट। ठीक है, लिमिट यूज क्यों करते हैं, लिमिट यूज इसलिए करते हैं कि मान, जब मान नहीं निकलता, आमतौर पर गणित में इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं कि जब मान नहीं निकलता तो हम लिमिट की मदद लेते हैं। जैसे हमारे घर में अगर सब्जी नहीं बनी है तो पड़ोस से मांग लाते हैं, चाय पत्ती नहीं है तो पड़ोस से मांग लाते हैं, तो ये उधारी का काम चलता ही रहता है। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपका मान संभव नहीं होता। तो जब आपका मान संभव नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अनिर्धारित रूप का एग्जाम्पल ले लो, ये स्थितियां जब भी आती है आपका सवाल ठहर जाता है, रुक जाता है। कोई भी सवाल को आप सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करते करते मान निकाल रहे हैं और मान निकालते निकालते कोई भी अनिर्धारित स्थिति आ गई, तो जैसे अनिर्धारित स्थिति आती है, इनडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म आती है, आपका सवाल वहां ठहर जाता है और फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो इन स्थितियों से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए लिमिट की मदद ली जाती है। लिमिट उस बिंदु पे मान नहीं बल्कि पड़ोस में मान होता है, तो हम बिंदु के मान को पड़ोस के मान से रिप्लेस कर देते हैं कि भैया बिंदु पे तो अनिर्धारित आ रहा है, मामला अटक रहा है, तो पड़ोसियों से मदद ले लेते हैं और पड़ोसियों के मान की सहायता से फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। भैया कोई बात नहीं, खुद का मान नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोस के मान, जैसे खुद का बच्चा नहीं है तो गोद ले लेते हैं लोग, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है कि भैया फलन का मान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पड़ोसियों के मान से काम चला लो। तो पड़ोसियों के मान से काम चलाते कब, जब हमारा सवाल अनिर्धारित स्थिति में आ जाता है, ये लिमिट का उपयोग होता है। इसके हाथ में बताया कि दो लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यानी आप जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं उस पॉइंट के राइट साइड में जो पॉइंट है उस पे जो लिमिट है, जो फलन का मान है उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहते हैं। इसके लिए एक एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा भी है जो कि कमाल है कि भाई अगर एफ एक्स माइनस एल, आप एप्सिलॉन कोई दूरी मान ले, डेल्टा कोई दूरी मान ले, अगर फलन की लिमिट किसी बिंदु ए पर अगर एल है तो एफ एक्स माइनस एल के बीच का गैप, फलन और उसकी लिमिट के बीच का गैप कम होता जाएगा जैसे जैसे आप एक्स और ए के बीच का गैप कम करेंगे। एक्स और ए के बीच में गैप कम होगा तो फलन और उसकी लिमिट के बीच का गैप ये कम होता रहेगा, जितना चाहे उतना क्लोज ये चला जाएगा। इसे एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा कहते हैं, बड़ी फेमस परिभाषा है, कमाल की परिभाषा है। एक वो परिभाषा है कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा हो जाए, एक ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट के अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है कि बिंदु के बाईं तरफ की लिमिट और बिंदु के दाईं तरफ की लिमिट बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साइड से अगर बराबर है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। दोनों का होना जरूरी है और दोनों का बराबर होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का अस्तित्व होना, पहले हो ही ना तो फिर बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप ये जो लिमिट है, ये वाली जो शर्त है, ये किसी परिमित बिंदु की बात चल रही है, किसी परिमित बिंदु, ए कोई परिमित बिंदु है, फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर पे लिमिट, फाइनाइट नंबर जो भी होगा उसका लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ होगा, राइट में भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी में लेफ्ट राइट लिमिट नहीं होती। इन्फिनिटी, ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये हमारे नॉर्मल लिमिट की तरह काम नहीं करता। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब होता है अगर मैं एक्स को बढ़ाए जाऊं तो मेरा फलन किस तरफ जाएगा या किस नंबर को अप्रोच करेगा। यहाँ पे कोई भी लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं होती, क्योंकि अनंत के ना तो कोई लेफ्ट में होता है ना अनंत के कोई राइट में होता है। अगर अनंत में से मैं एक कम कर दूं तो क्या होगा, और अनंत में एक जोड़ दूं तो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं पता, अनंत ही लिखते हैं वापस से। तो इसका मतलब अनंत का लेफ्ट और राइट नहीं होता। तो अनंत की लिमिट लेफ्ट राइट की लिमिट नहीं होती, बल्कि ये होता है कि एक्स को मैं लार्ज करता जाऊं, बड़ा करता जाऊं तो मेरा फलन किस नंबर को अप्रोच करेगा, किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करेगा क्या, या उसके करीब जाता जा रहा है क्या, तो उसे लिमिट एट इंफिनिटी कहते हैं, अनंत पे सीमा कहते हैं।
उसके बाद में आता है यूनिकनेस ऑफ द लिमिट। लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, तो लिमिट होती ही नहीं है। या तो आपके फलन की किसी बिंदु पे लिमिट है ही नहीं, और है तो फिर इकलौती है, या तो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, लिमिट होगी नहीं, और होगी तो यूनिक होगी। इसलिए इसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। लिमिट होती ही नहीं है, और जब भी होती है इकलौती होती है। दो लिमिट नहीं हो सकती, तीन लिमिट नहीं हो सकती, होगी तो एक ही होगी, एक ही लिमिट होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट। लिमिट को ज्ञात करने के कई मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड करो और लिमिट ज्ञात कर लो। दूसरा है हमारा रैशनलाइजेशन मेथड, जिसे परिमेयकरण विधि कहते हैं, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर दो। तीसरा मेथड होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। चौथा होता है स्टैंडर्ड लिमिट मेथड, मानक सीमा, जो पहले से तय है कि इसकी लिमिट ये आएगी, इसकी लिमिट ये आएगी। और पांचवा मेथड है एक्सपेंशन मेथड, जिसे विस्तार विधि कहते हैं। ये 5 मेथड है। कौन सा मेथड कहाँ लगाना है ये कहना अभी संभव नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग लगता है। और आमतौर पे ये दो ही मेथड, एक ये वाला डीएल हॉस्पिटल और एक विस्तार वाला, आमतौर पे यही दो मेथड हम काम में लेते हैं। बाकी काम में ये भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये इतने प्रभावशाली मेथड नहीं है कि इनसे सारे सवालों को या लगभग सवालों को किया जा सके। डीएल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन मेथड ये ज्यादा कारगर प्रभावी है, इनसे ज्यादातर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन मेथड। डीएल हॉस्पिटल में एक डीएल हॉस्पिटल रूल है, जो कि आप जानते होंगे, वो है, थ्योरी पढ़ के आए होंगे आप लोग, है ना। मैं ये मान के चलो कि थ्योरी पढ़ के आएगी, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे सवाल कराऊंगा। तो थ्योरी वोरी के लिए थ्योरी लेक्चर देखी होंगे आपने, देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा, देख के ही आप लोग आगे बढ़िएगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ताकि टाइम खर्च ज्यादा ना हो। बस एक बार आपको सारी की शक्लें याद आ जाए कि ऐसा ऐसा था, ऐसा होता था। तो डीएल हॉस्पिटल, स्टैंडर्ड लिमिट मेथड और एक्सपेंशन मेथड, ये हमारे 5 मेथड है। इसमें से अनिर्धारित रूप के बारे में याद रखिएगा, अनिर्धारित रूप 7 ही होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, कई अनिर्धारित रूप खुद से भी बना देते हैं, ये ना बनाइएगा, इसलिए मैंने लिस्ट बना के आपको दी है। ये 7 अनिर्धारित रूप है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही अनिर्धारित होते हैं, 8वां कोई नहीं है। और अगर 8वां कोई है तो वो इन्हीं में से कोई है, अगर अनिर्धारित तो इन्हीं में से कोई है, उसको चेंज करोगे इनमें से कोई ना कोई बन जाएगा, इसके अलावा अनिर्धारित रूप नहीं है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक बड़ा डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट और अनिर्धारित में क्या अंतर है। इन तीनों में पहले अंतर को जानना जरूरी है। एक होता है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है कोई नंबर, 5 10 15 5 लाख 5 करोड़, एक नंबर, जिसे फाइनाइट किसे कहते हैं। फाइनाइट वो होता है जिसमें अगर आप कोई नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस पर फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ता है मतलब वो फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर वो होता है जिसके आगे की कहानी और जिसके पीछे की कहानी आपको दोनों ही पता है, जिसका भूतकाल भी पता है और जिसका भविष्य भी पता है। जैसे 5 है, अगर मैं 5 से पीछे पूछूं कि कौन है तो आप बता दोगे 4 है, 5 के आगे कौन है 6 है। इस पे आपके जोड़ बाकी पूछूं तो वो भी आपको पता है, 5 + 1 कितना होता है 6, 5 - 1 कितना होता है 4, 5 में 2 का भाग दूं तो क्या आएगा 2.5, 5 को 2 से गुणा करूं तो क्या आएगा 10। जिसका जोड़ बाकी गुणा भाग बीजीय संक्रियाएं आपको पता हो, जिसके आगे पीछे का ज्ञान हो, रियल नंबर पे वो कहाँ है ये सब जानते हो, ऐसे को फाइनाइट नंबर कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर ये कोई नंबर होता ही नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है जो बियॉन्ड द रियल लाइन है, रियल लाइन के बाहर का कंसेप्ट है। रियल लाइन पे अनंत नहीं होता, क्योंकि अनंत कोई नंबर नहीं है, और रियल लाइन पे सिर्फ वो होते हैं जो नंबर होते हैं। तो अनंत कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक विचार है जो आपको चलने का प्रतीक है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब कोई चीज असीमित हो, खत्म ना होती हो, तो हम उसके लिए अनंत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कहीं खत्म नहीं होता तो हम उसे अनंत कहते हैं। कोई चीज अगर कहीं ब्रेक नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, तो उसके लिए इस विचार का इस्तेमाल होता है अनंत, मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। तीसरा होता है अनिर्धारित। अनिर्धारित क्या होता है, गणित की एक स्थिति है जब सवाल फंस जाता है, सवाल अटक जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जिसके बारे में ना तो आप ये कह सकते हैं कि फाइनाइट है, ना ये कह सकते हैं इनफाइनाइट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में अटक जाता है। ना आप ये बता सकते हैं कि फाइनाइट है, ना आप ये बता सकते हैं इनफाइनाइट है, हाँ, लेकिन अनिर्धारित की स्थिति में पहुंच गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या होगा। जैसे 0/0, एक तरीके से तो दिखता है कि 0 से 0 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में पड़ जाता है, तो इसे कहते हैं अनिर्धारित स्थिति, जिसको हल करके ये पता किया जा सकता है कि ये कितना होगा। हल करके उस सवाल के लिए
एक और इसका इंपॉर्टेंट बात है, अनिर्धारित इसलिए भी कहा जाता है कि इनका निर्धारण हर सवाल के लिए अलग अलग होता है। एक सवाल में 0/0.5 आ रहा है, एक सवाल में 0/0.7 आ रहा है, एक सवाल में 0/0-1 आ रहा है, एक सवाल में 0/0 अनंत आ रहा है। तो ये अलग अलग सवाल में अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका निर्धारण एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर सवाल में इनका निर्धारण दोबारा करना पड़ता है। तो ये पहले से ही निर्धारित नहीं है। जैसे पाई है, हमेशा निर्धारित है, चाहे कोई भी सवाल हो, कोई गणित हो, दुनिया की कोई क्लास हो, पाई 3.14159 है, लेकिन इनमें ये नहीं होता। ये हमेशा अनिर्धारित है, मतलब इनका निर्धारण आपको बार बार करना पड़ता है सवाल के अकॉर्डिंग। हर सवाल इसका अलग वैल्यू देता है, तो इसलिए ये अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं सवाल पे। सवाल इनके वैल्यू को तय करेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है अनिर्धारित। यही हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। फाइनाइट, उसके बारे में तो जानना ही क्या, पांच के बारे में क्या जानोगे, पांच होता है, बात खत्म। अनंत, अनंत के बारे में क्या जानना है, इसमें भी कुछ जानने। यही वो चीज है जो इंटरेस्टिंग है, अनिर्धारित। अब यहाँ पे आप जानना चाहोगे कि आज सोने का भाव क्या चल रहा है, आज 0/0 क्या चल रहा है, इस सवाल में 0/0 कितना है ना। 5 के बारे में क्या जानोगे, फाइनाइट नंबर 5, वो तो आपको सब पता है कि 5 क्या है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। अनंत, इसके बारे में भी क्या जानना चाहोगे, बहुत बड़ा है, बहुत आगे है, बहुत दूर है। यहां जाके सवाल पैदा होता है अनिर्धारित में, आज क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारी रुचि है कि आज 0/0 क्या चल रहा है, या इस सवाल में 0/0 कितना चल रहा है, या इस सवाल में 0/0 कितना आएगा। तो ये वो चीज है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे सवाल अनिर्धारित की स्थिति में होंगे। मिलते हैं डीएल हॉस्पिटल से। डीएल हॉस्पिटल नहीं, 0/0 एक नहीं होता, 0/0 डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। जैसा सवाल वैसा उत्तर, जैसा सवाल वैसा उत्तर। ये 0/0 आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 0/0 आपका कितना भी हो सकता है। इस तरह की कोई गलत कंसेप्ट ना बनाइएगा। चलिए एग्जांपल दे देता हूं। f(x/gx) और x टेंड्स टू 0 है। पहला, अगर f(x) बराबर x हो और gx बराबर x हो, अगर f(x) भी x हो और gx भी x हो, तो ये कितना आएगा। अब कितना आएगा, अगर f(x) बराबर भी x हो और gx बराबर भी x हो, तो ये आपका कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। f(x) बराबर भी x है, gx बराबर भी x है, x से x कट गया, कितना आया 1। वैसे देखो तो 0/0 था, वैसे देखो तो 0/0 था, क्योंकि x का मान 0, x का मान 0, तो ये 0/0 था। तो 0/0 कितना हुआ, इस सवाल के लिए कितना हुआ, बोला 1 हुआ। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। अगर f(x) बराबर 2x हो और gx बराबर x हो, अब कितना आंसर आएगा। ये हो गया 2x, ये हो गया x, x से x कट गया, ये 2 आ गया। वैसे कितना था, x का मान अगर 0 रखूं तो ऊपर कितना आएगा 0, नीचे कितना आएगा 0, 0/0। अभी कितना आया 2 आया, पहले 1 आया था, अभी 2 आया, इस सवाल के लिए 2 आया। अगर सवाल मैं चेंज कर दूं, f(x) बराबर x लूं और gx बराबर 3x लूं, तो अब सवाल का उत्तर कितना आएगा, x/3x, x से x कट गया 1/3। वैसे ये सवाल कितना था 0/0, ऊपर 0 नीचे 0, अभी 0/0 कितना है 1/3। इससे समझ में आ रहा होगा कि ये 0/0 कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1/3 भी हो सकता है, एंड डैश 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 डैश। इसी चीज ने हम सबको बहुत समय तक परेशान किया। इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत से लोग थे, और इसकी जो भनक थी वो भास्कराचार्य को थी। भास्कराचार्य की किताब है जिसमें ये बात है ना, आर्यभट्ट करके, आर्यभट्टियम, ये किताब है जिसमें इस बात का श्लोक में जिक्र किया है कि जब आप 0 में 0 का भाग देते हो, ये बड़ा विचित्र है। उसने कहा कि ये बात मतलब कमाल की बात है, ये चीज आज से सोचने वाली बात है कि भारत में किसी को ये ज्ञान था कि 0 में 0 का भाग देने पर उत्तर बार बार बदलेगा। कभी 1 हो सकता है, बाकी किसी नंबर के साथ ऐसा नहीं है, बाकी किसी नंबर के एक साथ नहीं है। अगर 4 में आपका 2 का भाग दे रहे हो, तो आप चाहे सुबह उठ के दे देना,
चाहे रात को लेट दे देना और चाहे इसे इलाहाबाद ले जाकर भाग दे देना। अगर आप 4 में 2 का भाग दे रहे हैं, कड़कती धूप में खड़े होकर दे दो, चाहे -5 डिग्री पे ले जाकर भाग दे दो, या फिर छत में सबसे ऊपर वाले छत पे जाके 4 में 2 का भाग दे आओ, या नीचे बेसमेंट में चले जाओ 4 में 2 का भाग दे दो, या फिर साउथ पोल पे चले जाओ एकदम ठंड में, भयंकर ठंड, चिल्ड में, वहां पे जाके 4 में 2 का भाग दे दो, आपका 2 ही आएगा। लेकिन ये केस एक चीज के लिए अलग है, 0 में 0 का भाग, ये केस अलग है, यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो सवाल एक ही जगह पे खड़े रहो, सवाल बदल दो तो भी 0/0 कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 1/3 हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है। और ये जो चीज थी ये आभास था भास्कराचार्य को, लेकिन भास्कराचार्य को इसके कैलिबर के बारे में नहीं पता था, पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें ये तो पता था कि 0 में 0 का भाग देने पर आपका उत्तर हर बार अलग अलग आ सकता है, लेकिन चमत्कारी चीज थी, लेकिन वही ना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए कि ये चीज क्या कर सकती है। और फिर इसी बात को पकड़ा न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन और लेबनीज ने बस इसी चीज को पकड़ा कि ये तो बहुत कमाल की चीज बन सकती है, क्योंकि बाकी नंबर तो फिक्स है, 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, उसमें तो कोई पढ़ लो 1 ही आएगा, लेकिन ये चीज कुछ कमाल कर सकती है। और फिर न्यूटन ने इसी चीज को इस्तेमाल करके फ्लेक्सॉन बनाया, जिसे आज हम लोग अवकलन कहते हैं, फ्लेक्सियन कहते थे वो, क्योंकि फ्रेंच भाषा में लिखते थे, तो उन्होंने वो किया। और फिर बाकी सब कुछ हिस्ट्री हो गया, न्यूटन हो गए, न्यूटन करके यूरोप आगे चला गया और बाकी सब पीछे रह गए, क्योंकि तरक्की हो गई ना, तरक्की से। तो फिर डीएल हॉस्पिटल रूल क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई फलन fx है, नीचे कोई दूसरा फलन gx है, आप x टेंड्स टू a पे लिमिट निकाल रहे हैं और आप प्रारंभिक स्थिति में देखते हैं कि 0/0 आ रहा है या फिर अनंत/अनंत आ रहा है। प्रारंभिक स्थिति में 0/0 आ रहा है या अनंत/अनंत आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका सवाल है तो आपका ये जो रूल है ये एक्टिवेट हो जाता है। इफ यदि ऐसा हुआ तो ऐसा आपको मिलेगा, अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा? आप ऊपर वाले का fx/gx की लिमिट x बराबर a पे निकालो, ये लिमिट और इनके अवकलनों की लिमिट बराबर होगी। अगर इससे लिमिट नहीं निकल रही है तो इसके अवकलनों से लिमिट निकाल लो, बराबर बात है। ये डीएल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। अब आ जाओ हमारे सवालों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, ये लिमिट आपको ज्ञात करनी है। वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, ये लिमिट निकालिए, लिमिट कितनी होगी। और अब बस यही है, सेम चीज मैंने बताया ना, इस सवाल अब आप करोगे सर ये सवाल तो ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कोई लिमिट कोई नई थोड़ी बनेगी यार। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई लिमिट बनेगी, सब्जेक्टिव के लिए कोई लिमिट बनेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपकी यही लिमिट बनेगी और सब्जेक्टिव के लिए भी आपकी यही लिमिट बनेगी। सवाल तो एक ही होंगे, बस दोनों में फर्क क्या है? एक में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। आप जो भी लिखते हैं उसके प्रति आपकी जवाबदेही होती है कि ये आपने क्यों लिखा, ये चीज आपने क्यों लिखी, ये आपने कहां से लिखी, ये आपने कैसे लिखी, है ना। बस यही फर्क होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के लिए कि भाई आप एमएससी बीएससी करते हैं और एक आप पीएचडी करते हैं, दोनों में कितना अंतर है? एक बेसिक अंतर होता है कि बीएससी एमएससी में आपने कुछ गलत लिखा तो आपके नंबर नहीं देता, सही लिखा है उसके नंबर दे देता है। लेकिन पीएचडी जब आप करते हैं, रिसर्च आप जब करते हैं, तब आप कोई चीज लिख देते हैं तो वो आपके काम को ही रोक देता है कि भैया तुमने माइनस का चिन्ह लगाया और तुम्हें पता नहीं माइनस कहां से आया, तुमने प्लस का चिन्ह लगाया तुम्हें पता नहीं है प्लस कहां से आया। बस ये जवाबदेही जो है ना, हर चिन्ह की, हर संकेत की आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ये चिन्ह आप क्यों लगा रहे हैं। यही सारा आर्ट ऑफ राइटिंग है, हर बात के लिए पूर्णतः जिम्मेदार। ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चाहे तो हम इसे डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डीएल हॉस्पिटल ना करके कुछ और तूफानी करते हैं। मेन तरीके से करते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x cos x बटा नीचे है आपका sin x, cosec x है, cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x। हमने ऐसा क्यों किया? हमने सोचा पूरे सवाल को ही क्यों नहीं sin cos में बदल दिया जाए, पूरे सवाल को ही sin cos में बदल दिया जाए, बाकी सब तो sin cos है, बस एक भाई साहब cosec है,
तो उसको क्यों नहीं साइन में बदल ले, तो इसे साइन में बदल लिया। साइन में बदल के लघुत्तम ले लो, साइन पलट के ऊपर चला जाएगा, लघुत्तम ले लिया, पलट के साइन ऊपर चला गया, साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स -1। इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स। अगर नीचे वाले में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा मेरा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे इस बात को बता सकते हो कि मैंने क्या किया। मैंने ये यूज किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, x टेंड्स टू 0, साइन एक्स cos x बटा माइनस cos x। साइन एक्स cos x, फिर आ गया साइन एक्स और एक cos कट गया, एक cos बच गया। अच्छा π/2 है यार, ये भी गलत चला दिया। ये π/2 की लिमिट, यहां मैंने अलग अलग कर दिया, साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और दोनों की लिमिट अलग अलग लेने पर, दोनों की लिमिट अलग अलग लेने पर माइनस साइन एक्स कोस एक्स बटा कोस एक्स इंटू लिमिट π/2 x टेंड्स टू π/2 दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे बस यहाँ पे मुझे ये बताना है कि मैंने जो अलग अलग किया है ये किस नियम के अंतर्गत अलग अलग किया है। क्या लिमिट को अलग अलग किया जा सकता? नहीं भाई, लिमिट को यूं ही अलग नहीं किया जा सकता, शर्त होती है जो मैंने यहाँ पे काम में लिया वो मैं बताऊंगा कि अगर f(x) एंड g(x) की लिमिट अगर विद्यमान है बिंदु x बराबर a पर विद्यमान है, अगर एग्जिस्ट करती है तो ही मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो ये चीज मुझे अलाउड करती है कि मैं गुणा करके लिमिट निकालूं अगर एग्जिस्ट करती है,
अलग अलग लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों गुणा में है और मैं लिमिट एक साथ निकाल रहा हूं, तो मैं इसकी लिमिट अलग अलग निकाल सकता हूं। शर्त सिर्फ ये है कि दोनों की लिमिट होनी चाहिए, तभी मैं इन्हें अलग अलग कर सकता हूं। अगर लिमिट एक की भी लिमिट विद्यमान नहीं है तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता। अलग अलग करने का अधिकार मुझे केवल तभी मिलेगा जब दोनों की लिमिट विद्यमान होगी। दोनों की अलग अलग लिमिट विद्यमान होगी। यहाँ पे दोनों की लिमिट अलग अलग विद्यमान है। कैसे? वो यहाँ देखो, x π/2 है, x π/2 तो cos 90 का मान कितना? 0। तो ये आपका बन गया sin x बट्टा x बन गया। ये आप इसका नाम u रख सकते हो, cos x का नाम u रख लो, है ना। इसे आगे बढ़ा के हम u से कर सकते हैं। इस पहले वाले में, पहले वाली लिमिट में फर्स्ट लिमिट में हमने क्या किया, cos x को u मान लिया, cos x को u मान लिया, x 90 है, cos 90 का मान 0 हो गया। जब x टेंड्स टू π/2 होगा तो आपका u क्या हो जाएगा, u टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा तो u 0 हो गया। लिमिट u टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया माइनस साइन u बटा u। हमारे फॉर्मूले के अनुसार अगर लिमिट टेंड्स टू 0 है और साइन x बटा x होता है तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर 1। तो इसकी लिमिट -1 आ गई। अब बचे हुए सवाल पे आगे चलते हैं। इसकी लिमिट -1 आ गई इंटू उसकी लिमिट कितनी आ गई, साइन 90 का मान 1, दोनों को मिलाकर -1, तो आंसर आएगा -1। यहाँ पे मैंने कोई भी डीएल हॉस्पिटल नहीं लगाया। सही है। यहाँ पे मैं चाहता तो इसको डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकता था, लेकिन डीएल हॉस्पिटल से थोड़ा ये लंबा चला जाता, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, थोड़ा सा फैल जाता, रायता फैल जाता, इसलिए मैंने डीएल हॉस्पिटल नहीं लगा के नॉर्मल बेसिक तरीका जो है उसी के साथ गया कि भैया दो फलन बन रहे, अलग अलग कर दो, दोनों के अलग अलग लिमिट निकाल लो और इससे कर दो। चाहता तो जब यहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, यहाँ से आप डीएल हॉस्पिटल के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल अगर हम लगाते हैं तो एक बार में हो जाएगा। यहाँ से आप डीएल हॉस्पिटल के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी गुणा करनी पड़ेगी वो है, लेकिन फिलहाल ये डीएल हॉस्पिटल के लिए परफेक्ट है। यहाँ से आप डीएल के लिए जा सकते हैं, मेन तरीके से ना जाए तो। यहाँ से अगर आप डीएल हॉस्पिटल के साथ जाएंगे एक बार अवकलन, क्योंकि ये अनिर्धारित रूप में है, अगर आप 90 रखते हैं तो cos 90 का मान 0, साइन 0 का मान 0, cos 90 का मान 0, तो फिलहाल ये 0/0 रूप में है ना। अनिर्धारित रूप में ये ऑलरेडी है, 0/0 फॉर्म है, तो आपका डीएल के लिए ये सही है, डीएल लग जाएगा और डीएल लगा के आप अवकलन कर लो। साइन का हो गया। अब ये दोनों गुणा में है, ये नीचे कॉस है, तो दोनों का पहले गुणा का नियम लगाऊंगा, तो साइन एक्स कोस एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स कोस एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स का अवकलन किया, कोस एक्स हो गया, फिर प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, साइन कोस एक्स का किया कॉस, कॉस कोस एक्स, और कॉस एक्स का किया माइनस का साइन एक्स। नीचे वाले का cos x का माइनस तो है, cos x का sin x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और x टेंड्स टू π/2 है। आप π/2 रखोगे तो cos 90 का मान 0, ये वाला 0 हो गया। यहाँ रखोगे sin 90 का मान 1, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, ये ऊपर हो गया -1/1, ये आपका माइनस का 1 हो गया। तो ये डीएल हॉस्पिटल से आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, दोनों तरीकों से, डीएल हॉस्पिटल से भी जा सकते हैं और आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। मेन बात है गलतियां ना हो,
बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस कोस x। अच्छा, आर्ट ऑफ राइटिंग का एक और अच्छा एग्जांपल रहता है कि आप लिखते हैं ना, सामने वाला पेपर जो चेक कर रहा है वो भी ये भी देखता है कि आपकी अप्रोच कैसी है क्वेश्चन को लेके। एक सामान्य अप्रोच है क्या जो नॉर्मली बच्चा करता है, जैसे भी ये सवाल था, इस सवाल में आपने डीएल हॉस्पिटल लगा देते, पहली बार में डीएल लगा देते, सवाल हो जाता, आपको उतने ही नंबर मिलते जिसने और कोई तरीकों से किए। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज का फर्क देखिए, इंप्रेशन इंप्रेशन होता है। जैसे आप कभी कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो लोग आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे तैयार होके जाते हैं, क्यों भाई? क्या आपको कोई अच्छे लगोगे तो कोई पैसे निकाल के देगा? नहीं देगा। आप समझते हैं कि इंप्रेशन बनता है, जिसका फर्क कहीं ना कहीं आपको आगे जाके मिल ही जाएगा, किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल वैसा का वैसे होता है, जब आप सवाल को तरीकों से करते हैं, शायद नंबरों में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन एक इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर कि भैया ये कॉपी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, ये काम बहुत अच्छे से किया है। आप में से कई टीचर रहे होंगे, कॉपियां चेक करते होंगे, देखा होगा ये चीज। तो आप डिफरेंट अप्रोच है ना वो जरूर अप्लाई करा करें सवाल पे, क्योंकि इससे एक इंप्रेशन बनता है कि बच्चा सोचने वाला जो भी लिख रहा है वो बहुत अलग सोच रहा है, डिफरेंट सोच रहा है, नए तरीके से सोच पा रहा है, मतलब कमाल का बच्चा है। तो इस सवाल को करो, 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 और अंडर रूट 2। ट्राई करो इसे, लगाओ दिमाग कैसे करोगे। मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, डीएल से भी कराऊंगा और एक तरीका और अपनाऊंगा। तो हम इसमें पहला तरीका तो अपनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट, डीएल हॉस्पिटल के साथ मैं नहीं जाऊंगा, है ना। मैं इसमें कुछ और लॉजिक यूज करता हूं। एक चीज तो मुझे सवाल में दिख रही है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, वो है ये जो 2 है 4 है, ये सब 2 के ही तो नंबर है। 2 है, 4 है, 8 है, कहीं ना कहीं ये सब 2 के नंबर ही तो है। तो एक तो चीज मुझे ये अट्रैक्ट कर रही है। एक मुझे फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस कोस एक्स, तो जरूर कोई ना कोई तार तो जरूर है ना, 2 से कोई ना कोई संबंध तो है। तो क्यों नहीं पूरे सवाल को पहले 2 के पदों में लिखा जाए। जैसे 8 है तो 8 को 2 की पावर 3 अगर मैं लिख लूं, 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, फिर हो गया 3x माइनस, ये हो गया मेरा 2 की पावर 2, फिर x हो रहा है 2 की पावर 2x हो गया, माइनस 2 की पावर x हो गया प्लस 1 हो गया। अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स, जो मेरा हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 1 प्लस कोस एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। वन प्लस कोस एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। अब यहां से आपका अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी मुझे कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों में से 2 की पावर 2x कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 2 की पावर x माइनस 1। और इनमें से मैं एक कॉमन ले लूं तो ये भी 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे से मैं अंडर रूट 2 दोनों में से कॉमन निकाल लूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, जो कि आगे जाके मेरा फिर एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ऊपर वाले गुणनखंड हो गए, x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर 2x माइनस 1 बटा अंडर रूट 2, और फिर मेरे अर्धक का सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर
आधे का आधा x/4 है ना। तो यहां मैंने कौन सा लगाया, वन माइनस कॉस x/2 बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे मैं 2√2 को अलग अलग कर लूं, और इसे भी मैं 2 सवालों के तरीके से देख सकता हूं। 2√2 को बाहर रख दिया, 2 की पावर x -1 बटा साइन x/4। एक साइन इसके साथ रख दिया और दूसरा साइन मैंने दूसरे वाले के साथ रख दिया। साइन 2 थे ना, तो दोनों मैंने अलग अलग कर दिए। ये दोनों साइन मैंने अलग अलग कर दिए, एक साइन इसको दे दिया, एक साइन इसको दे दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों की लिमिट बन जाए, और दोनों की अलग अलग लिमिट बन जाएगी तो मैं लिमिट को तोड़ सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। लिमिट को तोड़ने पर दोनों की लिमिट को ब्रेक करने पर लिमिट ये दोनों की मैंने लिमिट को अलग अलग कर दिया। अब दोनों की लिमिट अलग अलग निकालूंगा मैं और गुणा कर दूंगा। दोनों की लिमिट है, क्योंकि दोनों की लिमिट है, वो भी आगे प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैं निकालूंगा दोनों आ गई, मतलब लिमिट है, और जो मैंने किया है वो सही है, वो जस्टिफाई हो जाएगा कि मैंने जो किया अलग अलग वाला वो सही है। अब यहाँ पे चाहो तो आप डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हो, या चाहो तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो। स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे, ऐसे आपको 2 स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। 2 की पावर x -1 बटा x/4 से गुणा, और साइन x/4 बटा x/4, x/4 से गुणा और x/4 का भाग इनटू, इसमें भी यही करो, x टेंड्स टू 0, 2 की पावर 2x -1 बटा x/4 से गुणा और x/4 का भाग। अब स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहती है, स्टैंडर्ड लिमिट एक तो ये कहती है कि अगर x टेंड्स टू 0 हो तो साइन x बटा x 1 होता है। दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट कहती है कि अगर 2 की पावर x हो, 2 की पावर x -1 बटा x हो, तो इसकी लिमिट log 2 होती है। ठीक है, तो इस पे अपने स्टैंडर्ड लिमिट लगाएं तो हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। एक बटा 2√2, इस पे स्टैंडर्ड लिमिट ये बन गया 1, ये बन गया 4, तो आपका आगे आ गया 4, आगे आ गया 2 की पावर x -1 बटा x, ये log 2 हो गया, इनटू इस पे अपनी स्टैंडर्ड लिमिट लगाएं तो 4 तो आगे आ जाएगा, ये 4, ये 1 बन गया, और इस बार 2 की पावर 2x है तो हम इसे 4 कर देते हैं, 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो 4 की पावर x हो गया। इस हिसाब से आंसर आएगा log 4, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे log 4 आएगा, तो ये हो गया log 4।
1/2 √2 ये कट कर लो, और √2 4 ये बच गया, √2 ये हो गया, 2 और आगे आ जाएगा, तो 4 8 8 √2 इंटू log 2 का स्क्वायर। नहीं, फालतू की लैंग्वेज लिखना और लिखना आप बच्चे नहीं हो। फालतू की लैंग्वेज आप लिखोगे मान रखने पर, मान उठाने पर, ऐसी चीजें करोगे तो फिर गलत इंप्रेशन जाएगा। पर सोचो, ये खाली आप सवाल की लंबाई नहीं बढ़ा सकते। आप कोई बीए का एग्जाम नहीं दे रहे, गणित है। आप अगर 1-2 स्टेप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। अगर आप 1-2 स्टेप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। आप सवालों की लंबाई इसीलिए पहले फिक्स की गई है कि 100 क्वेश्चन, 200 वर्ड्स, इससे ज्यादा आपका सवाल नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, उसका बड़ा कारण है कि बच्चे क्या करते हैं, फालतू में लंबा करा जा रहे हैं, मान रखने पर, मान उठाने पर, काटने पर, कैंसिल आउट करने पर, 2 का भाग देने पर। ये जो फालतू चीजें हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इससे फालतू का सवाल की लेंथ नहीं बढ़ेगी, बल्कि इंप्रेशन गलत जाएगा कि सिर्फ जानबूझ के सवाल को खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे फिल्म देखते हो आप, मूवी देखते हो, कई मूवी में कई सीन देख के आपको खुद ही लग जाता है कि फिल्म को खींचा जा रहा है। बस बिल्कुल वैसे सवाल को भी खींचा जा रहा है, ये पता लग जाता है। तो फालतू के स्टेप से बचना है, ठीक है। तो ज्यादा फालतू की चीजें लिखने से बचना है आप लोगों को। काम की चीज है, बस उतना उतना लिखो। कोई फॉर्मूला लगाया है वो लिखो, कोई स्टैंडर्ड लिमिट लगाई है वो लिखो, जो चीज बताने लायक है। मान रखने पर, मान काटने पर, 2 का भाग देने पर, वज्र सेम चीज से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा करने पर, ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन है। किसी स्टैंडर्ड की किताब को देखो, जैसे आप एनसीईआरटी किताब देखो, क्या लगता है वो फालतू फालतू बातें लिखती है? मान रखने पर, मान काटने पर, 2 का भाग देने पर, ऐसा लिखती है? ये एनसीईआरटी किताब है, वो स्टैंडर्ड की बुक है। वो बताएगी जो जरूरी है, सिर्फ वो बताएगी, की कोशिश करेगी जो जरूरी है। ये नहीं कि 2 का भाग दिया जा रहा है तो वो बता रहा है कि 2 का भाग दे दिया, देख लो, देखो +2 -2 थे, मैंने काट दिए, देख लो। वो ये बातें नहीं बताता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है। हर गणित पढ़ने वाला इतना बेसिक जानता है, और इसीलिए तो गणित को हमेशा छोटा लिखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें आप समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टैंडर्ड लिमिट यूज की है। एक तो ये वाली, ये देखो sin x/1, ये 1 हो गया। 4 जो है वो ऊपर के ऊपर आ गया, इसके ऊपर मेरी ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट लग गई। इस स्टैंडर्ड लिमिट को मैं 1 की सहायता से लिख देता हूँ, ताकि फिर आपके साथ 2 वाला पंगा खत्म हो जाए। आपको लगेगा 2 में ही लगती है, 3 पे नहीं लगती है, 4 पे नहीं लगती है। ये स्टैंडर्ड लिमिट ये होती है a⁻x -1 बटा, अगर x है और x टेंड्स टू 0 है तो log a आंसर आता है इसका, है ना, log a आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया कि यहाँ पे 2⁻2x आ रहा था, 2⁻2x आ रहा था, तो मैंने 2⁻2x को चेंज कर लिया, इसे 2⁻2x करके, यानी 4⁻x कर दिया इसको, फिर आंसर आ जाएगा log 4। तो log 4 आंसर आ गया, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या डीएल हॉस्पिटल कर सकते थे। सवालों को पहले मैं कह दूं, जो मैंने शुरू में कहा था, सवाल मैं बहुत सिलेक्टिव करके और अच्छे लेवल के सवाल लाया हूं, क्योंकि कोई भी टॉपिक, इसीलिए आपको टॉपिक ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन आपको हर टॉपिक अगर जिसके हाथ लगा रहे हो तो बस उसे फिर एकदम उतार दो, ऐसा उतार दो कि उसमें कैसा भी सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कम टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि इसीलिए बना जाता है कि मैंने पहले कहा है कि आप डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो शायद कट ऑफ वैसी मिलेगी आपको जो आपको प्री में मिलने वाली है, मतलब मिनिमम जो भी है आपके मार्क्स की वही मिलेगी, क्योंकि सवाल खींच के आएंगे। कोई भी सवाल डालेगा, सोच के आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि लिमिट का अगर एक सवाल डाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है बहुत चुन के ही डालेगा। तो हर टॉपिक का जो सवाल डालेगा वो बहुत चुनकर डालेगा, ऐसे चुनकर, खतरनाक वाला, आम सवाल नहीं होगा, ठीक है। चलो, क्लियर है ये बात। अच्छा, क्या आप इसको डीएल हॉस्पिटल से कर सकते थे? जी हाँ, डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे। जब हम सवाल पे यहाँ आ गए थे, सॉल्व करते करते जब हम यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पे हम डीएल लगा सकते थे। 2 बार डीएल लगता और आपको अपना उत्तर मिल जाता, 2 बार डीएल लगता, आपको अपना उत्तर मिल जाता। तो डीएल से भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे थोड़े अटपटे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वरना आपके ये वाला नहीं आता और ये वाला आता है, इसका मतलब फिर तो कंसेप्ट कैसे हुए? कंसेप्ट होने का मतलब आपको उस टॉपिक से सारे बातें समझ में आती है, चाहे आड़ा हो, चाहे टेढ़ा हो, और चाहे सीधा हो, सब कुछ समझ में आता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल को कैसे पहुंचाया जाता है बिना अटके। अगर मान लो ये कर लिया, यही तो खास बात होती है ना गणित में, यही तो सीखना होता है कि आप कहीं भी फंसो
तो आपके पास कोई ना कोई रास्ता हो बनाने के लिए, इधर मुड़ लो, गाड़ी को इधर मोड़ लो, गाड़ी को इधर मोड़ लो। तो ये अब अगर डीएल हॉस्पिटल से करवाता तो आप 2 बार अवकलन किया, उत्तर आ गया, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन आपने अभी वो जद्दोजहद करनी नहीं सीखी कि सवाल में फंस जाए तो बाहर कैसे निकला जाता है। कंसेप्ट तो इसी का नाम है ना, कि कोई आपको फंसा के छोड़ दे फिर भी आप निकल जाओ। और अगर यहाँ पे मैं डीएल से करवाता, उत्तर आ जाता, है ना, जो मैंने कहा, आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया कि अभी आपने परेशानियां झेलनी नहीं सीखी। तो अगर मैं इसको डीएल से कराऊं, 2 बार आपका बैक टू बैक डीएल लगाना है। ऊपर वाले को उठा लो, बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, ब्रैकेट ब्रैकेट वापस खोल दो और चेक कर लो कि क्या डीएल लगेगा। ठीक है, पहले चेक करो। x का मान 0 रखोगे तो 2 की पावर 0, 1 आ गया, 1 आ गया। नीचे साइन 0 का मान 0, 2 माइनस 0/0। तो सवाल 0/0 फॉर्म में है, इसका मतलब डीएल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो डीएल अप्लाई हो जाएगा तो ऊपर वाले का अवकलन 2 की पावर 3x log 2 और 3x का 3, 2 की पावर 2x log 2 और 2x का 2, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 बटा नीचे वाले का अवकलन 2√2 साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन x/4, साइन का cos x/4, x/4 का 1/4। तो 2 से 4 कट गया, 2, 1 अंडर रूट और काट दो। अभी भी आपका सवाल 0/0 है, ट्राई कर सकते हैं। 2 की पावर ये हो जाएगा 3 log 2, 0 रखने पर 3 log 2 माइनस 2 log 2 माइनस log 2 बटा साइन 0 सबको 0 कर देगा, 0/0। अभी भी 0/0 है, तो इस हिसाब से एक बार डीएल और लगेगा। एक बार डीएल आपको और अप्लाई करना है, 1 मोर टाइम। पुनः डीएल अप्लाई करने पर दोबारा करेंगे तो 2 की पावर 3x log 2 इंटू 3, इसे 3 को आगे लिख लो चाहे तो। दोबारा होगा इनका ये 3 log 2, या एक काम करूं, ऊपर से log 2 सब में आ रहा है, log 2 कॉमन ले लूं बाहर, log 2 को बाहर लिख देता हूं कॉमन लेके, और दोबारा अवकलन करना शुरू करता हूं। 3 इंटू 2 की पावर 3x, फिर इसका log 2 आ गया, 3x का 3 आ गया, माइनस 2 बाहर है, 2 की पावर 2x log 2 इंटू 2 माइनस 2 की पावर x log 2। और नीचे वाले का काट छांट के पहले हिसाब किताब कर लो कितना हुआ। 1 2 आप काट चुके हैं, 1 2 चाहें तो और काट सकते हैं, लेकिन इस 2 को मत काटो क्योंकि फॉर्मूला बनाने में काम में लूंगा मैं इसको, तो इसको मत काटो। ये √2 और ये 2 कट गया तो 1/√2 बच गया, जिसे पलट के ऊपर ले आओ, उसे यहाँ लगा दो और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन डबल कोण का, साइन x/2 बन गया ये। और अब इसे अवकलन में काम में ले लो, है ना। ये आपका फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन गया, ये साइन 2 थीटा साइन x/2। अब इसका अवकलन करोगे cos x/2, x/2 का 1/2। अब हमारा इस बार आंसर आ जाएगा √2 log 2 हो ही गया, ये 9 log 2 माइनस 4 log 2 माइनस log 2।
बट्टा cos 0 का मान 1/2 पलट के 2√2 2√2 log 2 इंटू ब्रैकेट में से 9 में से 5 गया 4 log 2, ये हो गया 8√2 log 2 का स्क्वायर, 8√2 log 2 का स्क्वायर। और पहले आंसर कितना आया था? 8√2 log 2 का स्क्वायर। ये डीएल से किया। अब आपने देखा कि डीएल से हम सीधा कर लें, हो गया उत्तर हो गया, लेकिन वही बात है ना, कंसेप्ट तो परेशान हो। अगर आपको कोई सवाल परेशान नहीं कर रहा है तो फिर कंसेप्ट कहाँ बन रहा है? कंसेप्ट तो वही था, खून खराबा ना हो, पसीने ना आए, आपका दिमाग खराब ना हो, आपके बाल खींचने की इच्छा ना हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी सवाल में तो फिर आप सीख क्या रहे हैं? फिर तो वो आपको पहले से ही आता था और आप वही कर रहे हो, पहले से ही आपको आता था और आप वही कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको सीख तो रहे नहीं। सोच के देखो, जैसे आप पानी पी रहे, आपको पीना आता है, आप पी रहे, क्या सीख रहे हो? कुछ नहीं, बस प्यास बुझ रही है, प्यास बुझ रही है, लेकिन सीख नहीं रहे हो क्योंकि वो पहले से ही आता है। तो सेम वही बात है, कोई चीज अगर पहले से नहीं आती उसका प्रतीक ये है कि परेशान हो रहे हो, पसीना आ रहा है। तो इसीलिए कुछ अटपटा, कुछ नया, कुछ अद्भुत करो जिससे आपको नया सीखने को मिले, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे ही बनते हैं परेशान होने से। जितना परेशान होगे उतने कंसेप्ट बनेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा कल, फिर इस पे बात करेंगे। आप लोग, अगर आप लोगों की थ्योरी पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पढ़ी हुई है तो जाके थ्योरी पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको और सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तैयार रहना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। सवाल मुश्किल है ना, जो कि एवरेज सवाल चाहिए, ठीक ठाक सवाल चाहिए, तो वो मैंने थ्योरी में करवाए हुए हैं, वहां पे आपको हर सवाल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एडवांस सवाल चाहिए तो इस क्लास डिस्क्रिप्टिव में यही करूंगा कि एडवांस सवाल जो है, मतलब उम्दा सवाल जो है, जिसके बारे में उम्मीद करें कि भाई इसके पार नहीं जा सकता, इससे नीचे रह सकता है, इसको पार नहीं कर सकता, इस टाइप के जो सवाल है वो सवाल मैं इन क्लासेस में करवाऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम खतरनाक हो जाए, फिर कैसा भी सवाल आए आप तैयार हो। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लास को विराम देता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा। उससे पहले फिर से मैं कह दूं, थ्योरी क्लास पढ़ के आइएगा, रिकॉर्डेड क्लास सब पढ़िए, उसमें जाके देखिए, थ्योरी को समझिए, उन सवालों की प्रैक्टिस करिए, फिर जो भी कमी होगी वो ये सवाल आपकी सारी कमियां निकाल देंगे। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद।